आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। जनाब मोहम्मद अब्दुल रब साहब, जो कि ईएसआई कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एसएसओ हैं और मेडिकल एंट्रेंस के बाद जो दाखिले होते हैं उसकी काउंसलिंग के ये एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस गर्ज से हमने अब्दुल रब साहब को हमारे चैनल पर दावत दी है। अब्दुल रब साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कुछ हमारे तलबा से कुछ अपील करना चाहेंगे किसी ताल्लुक से कि ये भी बता दूं मैं आपको कि फी स्ट्रक्चर भी बहुत अहम है बच्चों का, जो है ना, फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो ए कैटेगरी कन्वेंटर कोटा की जो फी स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जो नॉन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उसका फी स्ट्रक्चर है 10,000 पर एनम। अच्छा, 10,000 रुपये हर साल। और ईएसआई कॉलेज का जो वो है फी स्ट्रक्चर, वो है 24,000 पर एनम। अच्छा, लेकिन ये से कॉलेज का एक छोटा सा कंडीशन है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वो ये है कि जो भी कैंडिडेट ईएसआई में एडमिशन लेगा उसको एक बांड देना पड़ेगा एडमिशन के वक्त में। अच्छा, वहां पर वो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद कम से कम 1 साल वहीं पर एज ए डॉक्टर सर्विस करेगा। सर्विस के माने ये नहीं कि फ्री करेगा, ऐसा नहीं है। आपको पेशकल दिया जाएगा, डॉक्टर की जो तनख्वाह खिदमत करना है, वहाँ पे खिदमत देना है। करना है, तो वहां पर आपको 1 साल कंटिन्यूस देना पड़ेगा। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना, एक अमेंडमेंट भी दिए हैं वो लोग, यानी फिजिबिलिटी भी दिए हैं कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं ईएसआई में, तो आपको 5 लाख रुपए पेनाल्टी देके वहां से रिलीज लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ईएसआई का और इसके फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। और जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे, चाहे वो माइनॉरिटी के हो या नॉन माइनॉरिटी हो, इनका फी स्ट्रक्चर है 60,000 पर एनम। 60,000। अच्छा, 60 यानी मतलब 60,000 हर साल के, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी को हो या मुस्लिम माइनॉरिटी के हो या नॉन माइनॉरिटी हो, इसके लिए। तो ये हो गया। अब जब आप मैनेजमेंट कोटा में जाएंगे, मैनेजमेंट कोटा में 2 किस्म के सीट हैं। एक है बी कैटेगरी जो कन्वेनर ही भरता है, हाँ, और एक है सी कैटेगरी जिसको हम एनआरआई सीट कहते हैं। हाँ, उसकी काउंसलिंग भी वहां पर यानी ऑनलाइन सेंटर पर ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, कॉलेज की जो मैनेजमेंट होता है एक कमिटी बनाती है, वो उसको कहते हैं हम सिलेक्शन कमेटी, कॉलेज सिलेक्शन कमेटी। तो वो कमेटी के मेंबर वहां बैठे रहेंगे अच्छा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वो वहां पर जो है ना, आपको फीस का जो है वो होता है, समझिए, एक मानो में जो भी बातचीत करनी है वो होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको, फीस जो है ना, कैटेगरी जो कन्वेनर भरता है, वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की पर एनम जो फी है वो 11,55,000 है, 11.55। जी। और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की जो फी है वो 14 लाख पर एनम है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का डाउट है कि साहब ये डिफरेंस क्यों है दोनों में? तो डिफरेंस इसलिए है कि नॉन माइनॉरिटी को मैनेजमेंट कोटा में 50% सीट मिल रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में ओनली 40% मिल रहे हैं। तो ये 10% का जो डिफरेंस है उसको रिकूप करने के लिए जो है ना, ये थोड़ा सा एक 3 लाख का डिफरेंस रखा गया है। तो ये बी कैटेगरी की फीस स्ट्रक्चर होगी। अब सी कैटेगरी जब आप आएंगे, एनआरआई कोटा जिसको हम कहते हैं, वो है डबल दी बी कैटेगरी फी। अच्छा, डबल के माने ये कि 11.55 वालों के हो गए 23 लाख, 23 लाख नॉन माइनॉरिटी के, और जिसका 14 लाख है माइनॉरिटी का, उनके हो गए 28 लाख पर एनम। लेकिन इसमें एक फैसिलिटी ये है कि मैंने आपको कहा ना कि कमिटी बैठेगी, तो कमिटी के पावर्स हैं कि वो फीस कम करके ले सकती है कैंडिडेट को। अच्छा, ज्यादा नहीं कर सकते, 28 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, 23 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, आप नीचे आके ले सकते हैं, कम करके ले सकते हैं। जनरली होता क्या है, सीट फिलअप नहीं हुए, खाली जा रहे हैं, कॉलेज का नुकसान हो जाएगा, तो कभी क्या करते हैं कि फीस में जो है थोड़ी कमी करके भी कैंडिडेट को एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है फीस स्ट्रक्चर हमारा। इसके अलावा कैपिटेशन का क्या मामला है? जी जनाब, कैपिटेशन फी? हाँ, कैपिटेशन तो वो कॉलेज अलग से जो है ना, वो इंटरनल वो रहेगा उनका, कि उनके जो खर्चे हैं, मिसलेनियस है, कॉलेज बिल्डिंग फंड है, और वो सारी चीजें हैं, वो वर्कआउट करके वो ले लेंगे। कैपिटेशन का जो भी है वो मैनेजमेंट वहीं पर ये बातचीत सारी चीजें है ना, कमिटी वाले कैंडिडेट और उसके जो पेरेंट होते हैं उनके साथ होती है, तो बात कर लेते हैं। ठीक। तो फिर इससे हटके भी और बच्चों का एक और मसला जो होता है वो है सर्टिफिकेट का,
कि कैंडिडेट्स को कौन सा सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। तो वो सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट का एक सेट लेके जाएंगे आप, और उसके बाद जो है ना 2 ज़ेरॉक्स कॉपी बनाएंगे उसके, और दोनों ज़ेरॉक्स कॉपी को आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे। तो वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बच्चे नोट करके रख सकते हैं, ताकि जो है ना ऐन वक्त में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़े आपको। ठीक है। तो उसमें जो है ना नीट का एडमिट कार्ड, जो एग्जामिनेशन से पहले आप जो निकाले थे, जिसको हॉल टिकट भी कहते हैं या नीट एडमिट कार्ड कहते हैं, तो एडमिट कार्ड आपको रखना पड़ेगा। इस साल मैंने अपने प्री एग्जामिनेशन इंटरव्यू में बता दिया था कैंडिडेट्स को कि कम से कम आपको 2 कॉपी डाउनलोड करने पड़ेंगी। रीजन ये था कि इस साल नीट एडमिट कार्ड में एक डिक्लेरेशन भी लिया गया था जो कोविड प्रोटोकॉल का था। तो कोविड प्रोटोकॉल को फुलफिल करने के लिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन यानी कैंडिडेट से और उनके पेरेंट्स से लिया था, वो उसी नीट एडमिट कार्ड में ही था। तो जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए सेंटर में गए थे तो वो आपसे कार्ड ले लिया गया। तो अब आपको यहाँ पर भी सबमिट करना है। तो जो बच्चे 2 सेट निकाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर कोई नहीं निकाले हैं तो अभी विंडो ओपन है, एक निकाल ले सकते हैं। ठीक है। सपोज अगर वो भी नहीं हो रहा है आपको, तो आपके पास जीरोक्स होगा ना, वो जीरोक्स को जो है ना आप सबमिट करके भी मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब उसके बाद जो है ना नीट का जो है रैंक कार्ड आपको रखना है। ये सारे ओरिजिनल्स रखने हैं ये। अच्छा। इन्हीं के 2 अलग सेट बनाने हैं आपको। तो नीट का रैंक कार्ड भी आप डाउनलोड कर चुके, आपको अपना रैंक मालूम हो गया और मार्क्स कितने आए रैंक कार्ड लेने के बाद भी मालूम हुए ना आपको। तो रैंक कार्ड आपको एक रखने का है। और उसके बाद जो है ना एसएससी का मेमो रखना है, 10th क्लास का मेमो, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए जरूरी है। कि प्रूफ ऑफ आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो एसएससी सर्टिफिकेट में यानी मेमो में ही होता है। तो एसएससी मेमो रखेंगे आप। उसके बाद में इंटर का मेमो रखेंगे आप। इंटर के मेमो में जो है ना कुछ बच्चों का एक डाउट होता है कि साहब वो लॉन्ग मेमो रखना है या शॉर्ट मेमो रखना। ये भी मेमो चलेगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों का इंटर नहीं है, सीबीएसई है, तो उसका मेमो रखना पड़ेगा आपको। उसका इक्विवेलेंसी, कुछ बच्चे जो है ना डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह कर रहे हुए रहते हैं, तो उन लोगों को जो है ना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नामपल्ली में जाके इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा। कि वो ये देंगे कि ये जो स्टडीज की है इनका जो सर्टिफिकेट है इट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। हम कहते हैं इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, वो आपको एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में जाके निकालना पड़ेगा। तो वो रखना पड़ेगा। इंटर का सर्टिफिकेट, सीबीएसई का या इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई एक भी रख सकते हैं आप। जिसको जो एप्लीकेबल है वो रखेगा वो। राइट। और टीसी रखेंगे आप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो जाहिर है कि आपको इंटर वाले ही देंगे, 12 जहां से पास किया। कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर 10th की भी टीसी चाहिए। 10th की पास होती नहीं है, क्योंकि आप टीसी देंगे तो आपको 11th में फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन मिला ना, तो वो होती नहीं है। तो 10th की टीसी का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको इंटर की टीसी रखना है। और इसमें 2 वजूहत ये भी हैं कि टीसी में जो है ना आपका रिलीजन भी प्रूव होता है। अच्छा। क्योंकि टीसी का जो बैक साइड होता है उसमें नेशनलिटी होती है, जिसमें इंडियन लिखा रहता है हर किसी का। नीचे होता है रिलीजन। रिलीजन में या तो मुस्लिम लिखा रहेगा या इस्लाम लिखा रहेगा मुस्लिम बच्चों का। दूसरे जो बच्चे हैं उनका जो मजहब रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। तो टीसी में जो है ना ये 2 चीजें प्रूफ होती हैं। तो टीसी भी आपको रखना है, ये 12th की टीसी। और उसके बाद में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट रखना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसको आप कुछ बच्चे स्टडी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो स्टडी सर्टिफिकेट इसलिए आपको रखना है कि अपना लोकल स्टेटस प्रूफ करने के लिए। राइट। देखिए लोकल कैंडिडेट वही, हमारे पास 2 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक है लोकल कैटेगरी, दूसरी है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें नॉन लोकल भी आ जाते हैं। जी। लोकल कैटेगरी वो है जो कैंडिडेट 6th to 12th इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना अंडर द विसिनिटी ऑफ OU एरिया अपने स्टडीज कंप्लीट किए हैं, 7 साल कंप्लीट, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो जो बच्चे 7 साल यहाँ पर रह के पढ़े हैं वो ऑटोमेटिकली लोकल कैंडिडेट है, और 85% में उनका जो है ना क्लेम हो जाता है। समझिए 15% अनरिजर्व्ड है, वो 3 यूनिवर्सिटीज के लिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी और श्री वेंकटेश्वरा। तो ये 15% जो होते हैं ये 3 के, एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए ये लोग अनरिजर्व्ड है। अच्छा। और ये 15% में जो है ना आप
एनटीआरयू में आप अप्लाई कर सकते हैं, एनटीआरयू के जो बच्चे हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि ये 15% कैंडिडेट मेरिटोरियस 15 में आना चाहिए, ऊपर की जो कॉलेज की लिस्ट बनी, अच्छा, उसके 15 के अंदर इनका रैंक आना चाहिए। तो वो जो है ना अनरिजर्व में आएंगे। अब इसी अनरिजर्व में एक नॉन लोकल कैटेगरी भी है। अच्छा, नॉन लोकल कैटेगरी ये है जो कैंडिडेट इंडिया से बाहर रह के पढ़ा है या स्टेट से बाहर रह के पढ़ा है। देखिए हमारा ओपन स्टेट नहीं है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो ओपन स्टेट है, कोई 50% ओपन है, तो वहां पर आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस बहुत हाई है उन लोगों की। हमारा ओपन नहीं है, हमारा जो एडमिशन है रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर स्टेट कैंडिडेट्स। लेकिन ये अनरिजर्व में जो है ना, चूंकि हमारे 3 यूनिवर्सिटीज का जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था हमारा, तो हमारा उसूल ये था कि हम एक दूसरे के लिए अनरिजर्व है। तो 10 इयर्स के लिए हमारा वही कंडीशन जो है ना कंटिन्यू हो रहा है। तो अप टू 2023 हम एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। तो वही रूल अप्लीकेबल होगा जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर का था। इसमें जो नॉन लोकल आते हैं वो नॉन लोकल ये हैं जो इंडिया से बाहर रह के पढ़े हों, जिसको हम एनआरआई कैंडिडेट कहते हैं। अभी मैं फीस बता दिया 28 लाख रुपए 23 लाख रुपए, ये उन लोगों की। लेकिन अगर कुछ लोग इसको जो है ना लोकल बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने ये इसमें जो है ना आपको सहूलत बख्शी है। तो सहूलत ये है कि आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट, आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ द कैंडिडेट से मतलब वालिद या वालदा, तो में से कोई है। तेलंगाना के स्टेट में अगर 10 साल जिंदगी के किसी भी हिस्से में गुजारे हैं, तो वो एमआरओ ऑफिस से सर्टिफिकेट ले, जिसको कहते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और एमआरओ जो है ना आपके कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जो है, जैसे आपकी तालीमी सर्टिफिकेट है, स्टडी सर्टिफिकेट है, या फिर आपका राशन कार्ड का होगा, या आप किसी गांव में रहते तो ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट होगा, उसको बेस करके आपको 10 ईयर्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट देता है एमआरओ ऑफिस। कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी या तहसीलदार कोई भी हो वो देता है। वो 10 यानी जो आपका सर्टिफिकेट है 10 ईयर्स का पेरेंट्स का, वो बच्चे को जो है ना लोकल में नाल कहलाएगा नॉन लोकल, लेकिन बेनिफिट उसको मिलेंगे लोकल के। अच्छा। जैसे 60,000 की फीस है वो उसमें जा सकता है बच्चा। अच्छा। तो उसके लिए जो है ना आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ कंडीशन वही है कि ये कैंडिडेट भी फिर मेरिटोरियस 15 में ही आना चाहिए। अच्छा। ऊपर के 15 में उसमें नहीं आता है तो फिर नीचे आता है, तो आप किसी भी लेवल में आने दीजिए, निकाल देंगे। अच्छा अच्छा 15% जो मेरिटोरियस है, जरूरी नहीं है कि टोटल नॉन लोकल से ही भरे आप। अगर लोकल कैंडिडेट्स आपके ऊंचे रैंक के हैं तो उनको भी दे रहे हैं। तो लोकल और नॉन लोकल के दोनों के लिए वो यानी 15% मेरिटोरियस है। तो इसके लिए जो है ना आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसीलिए जरूरी है टू प्रूव योर लोकल स्टेट। ठीक है, लोकल स्टेट है ये। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास रहेंगे। फर्स्ट टू 12th रहेगा या फर्स्ट टू 10th रहेगा, 11th 12th रह जाएगा तो जूनियर कॉलेज है। ले आप किसी अलग, कुछ पेरेंट्स का कहना था हमारा बच्चा फर्स्ट ईयर से 4th तक एक जगह पढ़ा, 5th से जो है ना 8th तक एक जगह पढ़ा, 8 और 10th एक जगह पढ़ा, 11th और 12th तो जूनियर कॉलेज ही पढ़ेगा, तो फिर इसका कैसा करेंगे। तो सबके अलग अलग आपको बोनाफाइड दिए जाते हैं। जब आप टीसी लेते हैं स्कूल से निकलते हो तो आपको बोनाफाइड दिया जाता है, तो वो सारे बोनाफाइड आपको जमा करके सबमिट करना होगा। तो ये आपका लोकल स्टेटस प्रूफ करने के लिए आपको स्टडी सर्टिफिकेट जी। बाद स्कूल्स बंद हो जाते तो ऐसे में बोनाफाइड कैसे मिलेगा? जी 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 बहुत सही फरमा रहे हैं। बात स्कूल अगर बंद हो गए हैं तो उनके सिस्टर यूनिट्स अगर चाहे तो आप उनसे ले सकते हैं। सपोज वो भी नहीं है समझिए, तो आपको जो है ना एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। कहाँ पर? नोटरी के पास। अच्छा। तो एफिडेविट को आप लेके जो है ना एसएससी के जो हायर सेकेंडरी के जो वो हैं अपने चैपल रोड के ऊपर एसएससी के जो बोर्ड है वहां पर जाके उसको सबमिट करके जो है ना आप उससे वो ले सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपके सर्टिफिकेट वगैरह देख के जाओ, वो आपको जारी कर। ठीक ठीक। तो ये आप ले लेंगे। उसके बाद आपको जो है ना कैस्ट सर्टिफिकेट रखना है। जिसके पास बीसी है वो बीसी निकालेंगे, कैस्ट सर्टिफिकेट। और जिसके पास जो है ना शेड्यूल एससी है, एसटी है, जिसका भी ईडब्ल्यूएस है ये सर। लेकिन बीसी का कंडीशन ये है कि वही सर्टिफिकेट आपका वैलिड है जो तेलंगाना स्टेटमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद में जो है ना इशू हुआ है। जो तेलंगाना गवर्नमेंट इशू की है बीसी सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट वैलिड है। कंबाइंड आंध्र प्रदेश के जमाने का नहीं था। अगर वो ऐसा किसी के पास है तो अभी भी मी सेवा में जाके कन्वर्ट कर ले सकते हैं।
तो बीसी सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना गवर्नमेंट का इशू किया या हुआ ही रखना है। बीसी के बाद है आधार कार्ड। अच्छा। तो ये आधार कार्ड का मसला ये है कि लास्ट ईयर तक जो है ना आधार कार्ड यानी वैल्यू एप्लीकेबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर जजमेंट आया है कि फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, for the purpose of opening a bank account and for the purpose of purchasing a SIM card, Aadhaar is not a mandatory document. तो आपको आधार रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आज बगैर आधार का कोई, मैं समझता हूँ, सिटीजन है ही नहीं इंडिया में, तो रख लिया बहुत बेहतर बात है। कोई कोई मुदायका नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रखिए। ठीक है। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट और लेना है, मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। अच्छा। ये हर मुस्लिम के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेंगे? उस स्कूल से लेंगे जहां से कैंडिडेट 10th पास किया है, 10th पढ़ा है। अच्छा। और वो हालांकि उसका फॉर्मेट है, लेकिन वो फॉर्मेट में भी अगर से नहीं मिलता है तो स्कूल का जो हेडमास्टर हो या हेडमिस्ट्रेस हो, जो भी हो, लेटर हेड पे 3 लाइन लिख दे तो काफी है कि मिस्टर और मिस सो एंड सो, सन ऑफ डॉटर ऑफ सो एंड सो, स्टडीड इन दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सो एंड सो क्लास टू सो एंड सो क्लास, सो एंड सो ईयर टू सो एंड सो ईयर, एंड ही और शी बिलोंग्स टू मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको यह रखना है कि जहां पर वो साइन करेंगे, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वहां पर रबर स्टैंप लगाना, सील डेजिग्नेशन का जो है ना रबर सील लगाना जरूरी। अच्छा। एक, और दूसरा जो है ना स्कूल का राउंड सील लगाना। अच्छा। लेटर होने के बावजूद। अच्छा। इसलिए लगाना है, लेटर हेड तो आप और मैं भी कहीं भी प्रिंट करवा ले सकते हैं 100 रुपए देके। तो वो उसकी जो है ना वैलिडिटी वो बताने के लिए, ऑथेंटिसिटी बताने के लिए ये आपको रबर स्टैंप लगवाना जरूरी। लेटर हेड होने के बावजूद होने के बावजूद सिग्नेचर का रबर स्टैंप होना और राउंड सील भी होना है। स्कूल का राउंड सील होना चाहिए। ठीक। ठीक। ये कंपलसरी है। तो इसके बाद हो गया फिर जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो मैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट बता दिया आपको, पेरेंट्स का 10 साल का चाहिए, तो आ गया। उसके बाद आएगा इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल है जो कैंडिडेट्स फी रिएम्बर्समेंट लेना चाहते हैं। अच्छा। और इसका कंडीशन ये है कि जिसकी अर्बन में 2 लाख इनकम पर एनम है इस पेरेंट की, या रूरल में जो है ना 1,80,000 पर एनम है, वो लोग जो है ना इसके लिए एलिजिबल है। और ये सर्टिफिकेट आपको एमआरओ ऑफिस से निकालना पड़ता है, और उसके लिए कंडीशन ये है कि वही सर्टिफिकेट वैलिड है जो इस साल, अब जैसे ये एग्जाम हो गया है 2021 का, तो 2021 जनवरी 1 और 1 के बाद का इशू किया हुआ। अच्छा। और दिसंबर 2020 का इशू किया, 31 दिसंबर 2020 का भी इशू किया हुआ है, तो वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, 21 का ही होना है। 1 जनवरी और आफ्टर 1 जनवरी ओके। जो इशू होता है वो वैलिड है। तो इनकम सर्टिफिकेट सब बच्चों को निकालने की जरूरत नहीं है, जो फी रिएम्बर्समेंट लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है। इनकम सर्टिफिकेट के बाद में आपको लेना है ये एनसीसी सर्टिफिकेट, जो बच्चे एनसीसी क्लेम करना चाहते हैं, या आम पर्सनल के जो बच्चे हैं उनको कैप सर्टिफिकेट निकालना होगा। जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं उनको जो है ना पीएचडी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी वो बताएंगे फिजिकल, लेकिन वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिसकी 40% कैपेसिटी कम है। अच्छा। उसके लिए जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है ना गवर्नमेंट नॉमिनेट की है, वहीं का सर्टिफिकेट चलेगा, किसी भी हॉस्पिटल से नहीं लेते। तो वो जो यूनिवर्सिटी जो भी इंस्टीट्यूशन को जो है ना बताएगी, तो वहां पर आपको जाके सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि यू आर हैविंग मोर देन 40% लॉस ऑफ कैपेसिटी। ठीक। आपकी जो कैपेसिटी है वो 40% से ज्यादा है, ज्यादा है 40% से ज्यादा है, कम है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जो है ना ये 3 सर्टिफिकेट हैं। इसके बाद में एक जो है सर्टिफिकेट है जिसको बच्चे जरा बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, वो है गैप सर्टिफिकेट। अच्छा। ये गैप सर्टिफिकेट जो है ना हर बच्चे को लेने की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को लेने की जरूरत है जो लास्ट नीट 2020 में लास्ट नीट लिखे थे, किसी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला या क्वालिफाई नहीं हुए। तो ऐसे बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं किए या कोई सेंटर, कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किए, तालीम यानी रेगुलर हासिल नहीं किए, सिर्फ घर में बैठ के पढ़े हैं,
और फीस भी जो है ना एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भरे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए गैप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े हैं ये साल, तो वहाँ का स्टडी सर्टिफिकेट ले लीजिए। कुछ बच्चों का डाउट है सर ऑनलाइन करें ना, हम लोग देते क्या, तो ऑनलाइन का आपको सर्टिफिकेट देंगे ना वो। यू आर देयर कैंडिडेट एक्चुअली, यू आर टेकिंग कोचिंग विद देम, तो मतलब गैप नहीं, आपकी तालीम में गैप नहीं आया, तो आपकी तालीम ऑनलाइन ही सही जारी रहेगी ना, तो गैप नहीं है आपका। तो वो अगर कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ के घर पे बैठकर पढ़ ले रहे हैं ऐसे लोग, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट निकालना होगा। उसका प्रोसेस बताता हूं मैं आपको, थोड़ा कम्बरसम है। इसके लिए पहले आपको नोटरी के पास जाना पड़ेगा, वहां पर एक एफिडेविट देना पड़ेगा आपको कि यू डिड नॉट टेक कोचिंग और लॉन्ग टर्म स्टडीज फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यू स्टडीड इन योर रेसिडेंस एंड अपीयर्ड एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। राइट, वो लेके आप जो है ना आपके कंसर्न पीएस में जाएंगे। अच्छा, वो एफिडेविट में आपका और डिक्लेरेशन रहेगा, यू डिड नॉट स्टडी एंड ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड यू डिड नॉट लीव इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट लेने के मीनिंग ये है कि आप जो एक साल जो बेकार रहे उसमें कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं की है, कोई पुलिस केस तो नहीं है आपका, ये प्रूफ करने के लिए गैप सर्टिफिकेट है। तो वो आप एफिडेविट लेके पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन वाले उनके रिकॉर्ड्स वगैरह वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट देंगे, उसको कहेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जी। तो ये एफिडेविट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आप एमआरओ ऑफिस जाएंगे, आप एमआरओ ऑफिस में दोनों सबमिट करेंगे तो एमआरओ आपको गैप सर्टिफिकेट इशू करेगा। अच्छा, जिसमें वो सर्टिफाई करेगा कि ड्यूरिंग द गैप पीरियड he or he appeared as a private candidate and during this period the candidate was not involved in any criminal activity as per the documentary evidence submitted by the candidate from police department and notary। ठीक, गैप इन लोगों के लिए है। हर बच्चा गैप निकालने के चक्कर में रहता, जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं तो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका स्टडी सर्टिफिकेट गैप को कवर कर लेगा। ठीक है, there was no gap, you have completed your studies or continued your studies, there was no gap at all। ठीक है, ये गैप का है। इन दो चीजों से हटके जो है ना दो और डॉक्यूमेंट हैं आपके जो नोटिफिकेशन में नहीं आते, जो डायरेक्ट आपको कॉलेज में देने हैं, वो है ये है अंडरटेकिंग। अच्छा, ये अंडरटेकिंग आपको जो है ना 100 रुपीज के पेपर के ऊपर टाइप करवानी होगी। हाँ, और ये आपको जनरली जो है ना नॉन जुडिशियल ये स्टाम्प वेंडर्स होते हैं ना हमारे, उनके पास मिल जाएगा, फॉर्मेट भी मिल जाएगा उसका। तो वहां पे आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं अंडरटेकिंग में कि व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी टू KNR-UHS in my registration form are correct to the best of my knowledge and belief, and if any time during my entire course is found wrong or false, I can be debarred from my studies। अच्छा, अगर मैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूं उसमें अगर चाहे कहीं गलती हो गई है, मैं गलत दिया हूं या फेक है वो, तो ये KNR-UHS को पूरा इख्तियार है कि वो मुझे जो है ना डिबार कर दे सकता है स्टडी से, क्लास से निकाल के फेंक दे सकता है, कोर्स से निकाल के फेंक दे सकता है, जिसके लिए मैं लीगली भी जो है ना अपील करने के काबिल नहीं रहूंगा। कोर्ट ऑफ लॉ में भी मैं अपील नहीं कर सकूंगा। तो ये एफिडेविट है, ये 100 रुपीज के पेपर पे है। और एक 100 रुपीज पेपर पे आपको बॉन्ड टाइप करवाना है। और वो बॉन्ड ये है कि उसमें आप ये लिख रहे हैं कि अगर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद या कोर्स ज्वाइन करने के बाद कहीं किसी भी हिस्से में मैं अपने स्टडीज को डिसकंटिन्यू करता हूँ, तालीम छोड़ देता हूँ और निकल जाता हूँ, तो KNR-UHS को मैं 3 लाख रुपए की पेनाल्टी पे करूंगा। अच्छा, तो ये 3 लाख रुपए का आपका पेनाल्टी का बॉन्ड है, और वो अंडरटेकिंग भी जो है आपकी यानी आप जो इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको प्रूफ करने के लिए है। जनरली होता क्या, वो पीरियड में जो है ना 100 रुपए के स्टाम्प पेपर शॉर्टेज हो जाते, कैंडिडेट परेशान आते, साहब 100 रुपए का पेपर नहीं मिल रहा, क्या करना? 50-50 के 2 लीजिए, 20-20 के 5 लीजिए, 10-10 के 10 लीजिए, यानी 200 का 1 लीजिए, 500 का 1 लीजिए। ये भी नहीं मिल रहे हैं आपको, फ्रैंकिंग करवा लीजिए। मतलब यही मार्केट में रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, वहां जाकर फ्रैंकिंग करवा ले सकते। अच्छा, ये फैसिलिटी है आपको। तो ये 2 एडिशनल यानी ये सर्टिफिकेट्स के साथ ये 2 भी आपको साथ में रखना। अच्छा, तो ये टोटल जो है इसकी लिस्ट थी आपकी। ठीक है। अब्दुल रब साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने दिल से जो है आपने अपनी इंफॉर्मेशन पूरी सामने रख दी। अब मेरे ख्याल से
मेरा मकसद ही ये है कि जो कुछ भी मैं कैंडिडेट्स के जो डाउट्स है, जो रोज मुझे फोन पर आते रहते हैं, कैंडिडेट पूछते रहते हैं, उन सारी चीजों को मैंने दिमाग में रख के जो है ना कोशिश की है कि पूरा प्रेजेंट करूं। लेकिन जाहिर है कि एक सिटिंग में सारी चीजें कवर नहीं होती हैं, फिर भी सवाल जवाब रखे जाते हैं बच्चों के। इंशाल्लाह अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो फिर आप मुझे जब जब चाहे तकलीफ दे सकते हैं। हमेशा मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब अब्दुल रब साहब, जिन्होंने और आप अगर चाहें किसी कैंडिडेट को कोई या मसला है या परेशानी है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर भी, फोन नंबर भी ले सकते हैं, किसी भी वक्त सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ उनको। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप नंबर भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से इतना सब सुनने के बाद आपके ज़हनों में कोई शुकूक व शुबहात नहीं होंगे। अगर बिल फ़र्ज़ महाल अगर आप इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमसे भी रुजू हो सकते हैं और हम आपको अब्दुल रब साहब से जो है कॉन्टैक्ट करवाएँगे, ताकि आपके स्पेसिफ़िक डाउट्स क्या है, वो डाउट्स क्लियर हो सके। बहरहाल, हमें दीजिए इजाज़त। शब ब खैर।